बल क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। क्या हालचाल बच्चों, चाय पी लो बिस्कुट खा लो। क्या हालचाल बच्चों, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। क्या हालचाल है बच्चों। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, इंडिया नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ, आपके सामने लेके कॉन्ट्रैक्ट का चौथा और पांचवा यूनिट। थोड़ी अचानक से छींक आने लगी है तो आवाज़ थोड़ी दब सी गई है। आप जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए। आवाज़ ज़रूर दबी है, हौसला नहीं दबा। चाय पियो बिस्कुट खाओ। अब सही में एक लोगो बनाना पड़ेगा चाय बिस्कुट का। चाय भी, अरे कोल्ड नहीं, हमको थोड़ा एलर्जी हो जाता है बीच बीच में। कोल्ड वोल्ड का हमको प्रॉब्लम नहीं। चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। सब लोग वीडियो को लाइक कर दें और चाय पी के बिस्कुट खा लें। आज रात बहुत बड़ा बिस्कुट होने वाला है, एकदम बिस्कुटी पढ़ाई होने वाली है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता था आप लोगों से। आ जाओ पहले सब लोग, फिर पूछता हूं। चाय पी लो बिस्कुट खा लो। एक तरफ से चाय पियो, एक तरफ से बिस्कुट खाओ। एक तरफ से चाय पियो, एक तरफ से बिस्कुट खाओ। चाय पियो बिस्कुट खाओ। चाय पियो बिस्कुट खाओ, चलो। आह, हाँ, तो मैं जो पूछना चाहता था आपसे पूछूं। हाँ सर, परमानेंट बीमारी है ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना काम पूरा करेंगे। पूछे, चलो ठीक है, पूछते हैं। अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों के मन में ये सब बातें हैं, थोड़ा बताओ तो हमको। हाँ, आप लोगों से कितने लोगों के मन में ये बातें हैं। कितने लोगों के मन में है ऐसी बीमारी। क्रिस बेटा, हम बता दिए ना है। बताओ, आप लोगों में से किसके मन में ऐसी सब बातें चल रही हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिलेबस, मैं सिर्फ अपने के बारे में बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं। I will give you all answers. Tomorrow at
8:30 PM। सारे के सारे आंसर एक साथ कल 8:30 बजे। टुमारो एट 8:30 PM आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा, कल 8:30 बजे। ठीक है? नहीं, मंदिर में नहीं भेजूंगा। प्रॉपर आंसर आपको सारे के सारे मैं आपको जवाब दे दूंगा, इंक्लूडिंग एनीथिंग एल्स दैट यू माइट हैव लास्ट 10 days, how to approach last 7 days, how to approach study time table, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार में कल इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है? आप खाली 8:30 बजे उस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, बस सारे के सारे। ठीक है? ऑल ऑफ देम। ठीक है? सारे के सारे। ठीक है? ऑल आंसर्स इन वन सेशन मैं कल आपको दे दूंगा। आज तो 7 है ना, कल 6 होगा ना। ठीक है? अच्छा लो भाई 6 कर देते हैं। ठीक है? ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? चलो शुरू करें। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है? टुमारो एट 8:30 PM आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अबे बटन क्लिक करके अपलोड करना है, वो भी भाई तुम लोग। अच्छा, तो आज की कहानी काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी 12 नंबर की होने वाली है, यूनिट 4 और 5। और ये दोनों ही यूनिट से आप रख लो आपका केस स्टडी ही आएगा, और एक 7 मार्क्स का हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है यूनिट नंबर 4 से, वो मैं बता दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जय भगवान जी। देखो सर, यूनिट नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है? सिर्फ 7 पॉइंट पढ़ने हैं, थाला 7 फॉर अ रीजन। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट में लायबल कौन होता है परफॉर्मेंस के लिए, वो हमें बताएगा सेक्शन नंबर 37, 38, 39, 40, 41। फिर लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर आएगा जो है 42, 43, 44। ठीक है? फिर आएगा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस 46 से 50। फिर आएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस 51 से 58। फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट टू परफॉर्म, यही वो क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रहा हूं, यही वो क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। व्हाट आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो वो तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट परफॉर्म के 6 पॉइंट पढ़ लिए, इन 9 में से 6 वही हैं ऊपर वाले। नहीं ठंडा नहीं लगा यार, थोड़ी सी एलर्जी हो गई।
तो हमको हो जाती है समय समय पर। चलिए शुरू करते हैं, आज बस गलत समय में हुई है। चलिए सर शुरू करते हैं पहले वाले टॉपिक के साथ। हु इज लायबल फॉर परफॉर्मेंस? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट 1 सेकंड। जस्ट 1 मिनट बस। दवा ले लेते हैं वरना तुम लोग सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए। चलो एक्सक्यूज मी। हाँ, हु इज लायबल फॉर परफॉर्मेंस? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कौन सा पर्सन लायबल होता है? तो वी स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 37। ठीक है सर, दोनों प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए लायबल है। मतलब अगर मैंने नौरा से वादा किया है कि हम लोग शादी करेंगे, तो नौरा के खानदान वाले भी बारात लेके आएंगे। ठीक है, मैंने भी शादी की पूरी प्रिपरेशन की होगी, उसने भी शादी का जोड़ा खरीदा होगा, मैंने भी शेरवानी खरीदी होगी। मतलब दोनों, बोथ द प्रॉमिसर एंड द प्रॉमिसी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए चुप रहो। दोनों कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। जब तक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ना हो जाए। अगर किसी एक पार्टी ने मना कर दिया परफॉर्म करने से तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो क्या हुआ, मेरा ना मंडप में वॉक करते करते नौरा से शादी करने का मन पलट गया, मैंने ना बोल दिया, तो नौरा डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब कौन लायबल है परफॉर्मेंस के लिए? ठीक है, परफॉर्मेंस दो तरह की होती है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आप कुछ करना चाहते थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, आपने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली। आप एग्जाम देना जाना चाहते थे, आप एग्जाम देने गए, आपने एग्जाम दे दिया, आईसीआई ने पेपर चेक कर दिया, रिजल्ट निकाला, आपने 350 पार कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। व्हाट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? आपने कोशिश की परफॉर्म करने की, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? एग्जाम कैंसिल हो गए, आईसीआई ने अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कोशिश की, हुआ नहीं, कोशिश की, हुआ नहीं, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट
फिर आता है सर सेक्शन 38। अब सुनो सर ध्यान से ये क्या बोलता है। 38 और 39 में फर्क समझना। 38 में प्रोमिसी इज रिफ्यूजिंग, 39 में प्रोमिसर इज रिफ्यूजिंग। ये फर्क है दोनों में। तुम्हारे सीयूईटी वालों के साथ कुछ हुआ अभी? अगर होगा ना तो हम खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आप शांत रहिए। अभी हुआ नहीं हुआ ना, फालतू में हवा में क्यों उड़ रहे हैं। आइए, पहला आया सर प्रोमिसी इज रिफ्यूजिंग। ठीक है, इफ प्रोमिसर ऑफर्ड टू परफॉर्म। अब प्रोमिसर ने बोला कि चलो यार कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्रोमिसी ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, तो क्या होगा? प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा। आप डिस्चार्ज का मतलब समझो, बाद में प्रोमिसर प्रोमिसी पर केस जरूर करेगा, केस करके उससे कंपेंसेशन जरूर मांगेगा, लेकिन वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएगा मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब एक प्रॉपर ऑफर देना चाहिए प्रोमिसर को परफॉर्म करने का। प्रॉपर ऑफर मतलब क्या है? वो ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब प्रोमिसर ऐसा नहीं बोलेगा कि सर आपसे 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही मैं परफॉर्म करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। देयर शुडेंट बी एनी एडिशनल कंडीशन। परफॉर्मेंस शुड बी अनकंडीशनल। दूसरा, इट शुड बी एट द प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम। ऐसा नहीं रात को 3 बजे आपके घर घुस गया, ये चलिए अब सारे एसी रिपेयर करेंगे, 3 बजे रात में मेरे घर में घुस गया, ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी एट द प्रॉपर प्लेस एंड एट द प्रॉपर टाइम। नेक्स्ट, ऑफर टू डिलीवर समथिंग। इट शुड बी एन ऑफर टू डिलीवर। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन के, आपने अमेजॉन से कोई सामान ऑर्डर किया और अभी वो दिखा रहा है आउट फॉर डिलीवरी, तो वो आदमी तो आपके घर आएगा सामान देने के लिए, तो यहां पर डिलीवरी इन्वॉल्व्ड है। अगर डिलीवरी इन्वॉल्व्ड है तो प्रोमिसी को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए गुड्स को कंपेयर करने का। ऐसा नहीं कि प्रोमिसर बस दे के भाग गया, चल चल हो गया निकल जाओ। जैसे फ्लिपकार्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो जो रिसीवर है, जो सामान ले रहा है, उसके पास पूरा राइट है बॉक्स को ओपन करके सामान को चेक करने का, और अगर सामान ठीक नहीं हुआ तो रिफ्यूज करने का। दैट इज कॉल्ड एन ओपन बॉक्स डिलीवरी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज डिलीवर करने की बात है, तो सामने वाले को आपको टाइम देना चाहिए कि वो डिलीवरी जो सामान है उसको चेक करके वेरीफाई कर ले। ये थोड़ा थोड़ा सेल बाय सैंपल जैसा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा सेल बाय सैंपल जैसा नहीं है। हाँ, पास हो जाएंगे बेटा अर्शु गौड़। सब स्किप कर दीजिए, एक काम करिए, सब स्किप कर दीजिए। ये थोड़ा थोड़ा सेल बाय सैंपल जैसा नहीं है। अर्पिता गौर जी चुप रही है ना 2 मिनट। ये हो गया सेक्शन 38। अब बात आई सेक्शन 39 की। सेक्शन 39 को मैंने एक बहुत गजब का नाम दिया है, कंटिन्यूएंस। अब अगर जो प्रोमिसर है, आप कहानी बदल देते हैं, अब प्रोमिसर अगर रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्म करने से कि जा मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, प्रोमिसी क्या कर सकता है? एक तो प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट को सीधा कैंसिल मान सकता है, फिर प्रोमिसर पर केस करके उससे रिकवर कर सकता है, या दूसरे में क्या कर सकता है, वो प्रोमिसी को अलाउ कर सकता है, प्रोमिसर को अलाउ कर सकता है कि ठीक है भाई तू परफॉर्म कर दे, तूने जो पहले नहीं किया उसको भूल जा, अभी कर दे। तो उस दोनों ही केस में उसको डैमेजेस मिलेगा। इसके ऊपर एक केस स्टडी थी सेक्शन 39 के ऊपर। ये एक डीजे है, ठीक है, इस डीजे को रखा गया भैया शीतल डांस
एकेडमी में, ठीक है, क्या चीज के लिए? सॉन्ग प्ले करने के लिए। इसको बोला गया वीक में 2 टाइम्स गाना बजाना है आके, ठीक है, 10 वीक का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये क्या करता है, इस एकेडमी में 3 वीक तो इसने परफॉर्म किया, फिर 1 वीक एब्सेंट कर दिया। ये कौन है? ये प्रॉमिसर है। शीतल एकेडमी प्रॉमिसी है। अब शीतल एकेडमी के पास क्या ऑप्शन है? पहला, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और ये जो 1 वीक का जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है इसके ना गाने की वजह से, वो इससे ले ले। दूसरा ऑप्शन क्या है? इसको कंटिन्यू करने दे 1 वीक एब्सेंट के बाद भी। इस केस में नो कैंसिल, मतलब अब फ्यूचर में जाके इस पास्ट एक्टिविटी के लिए कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन डैमेजेस इस केस में भी मिलेंगे। दिस इज सेक्शन नंबर 39, कंटिन्यूएंस। याद आया? कंटिन्यूएंस। इज इट क्लियर सर? अभी क्लियर? हाँ। अच्छा, अब देखो सर, आपका पहला वाला पोर्शन में 3 सेक्शन हो गए। आखिरी में हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट करना किसको है? सबसे पहले सेक्शन 40, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तब तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ करेगा। मान लो जैसे हमारा है, मेरा टीचिंग है, टीचिंग एक पर्सनल स्किल है। अब अन अकेडमी ने मेरे को हायर किया तो मैं ही ना पढ़ाऊंगा, मैं अपने भाई को थोड़ी ना बोल सकता हूं कि मेरे बिहाफ पर पढ़ा दो जाके, मेरे को ही ना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरा क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें मेरा क्या इन्वॉल्व है, उसमें मेरा पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। नीलम जी, आपने जिस वीडियो के नीचे ये कमेंट किया था ना, हमने उसी वीडियो के नीचे आपको रिप्लाई कर दिया है, जाके चेक करिए, ठीक है। आइए, उसके बाद आता है सर सेक्शन नंबर 41। अब सेक्शन नंबर 41 क्या बोलता है? परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज, अगर पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व है तो सर एजेंट तो कर ही सकता है परफॉर्म। एजेंट अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको थर्ड पार्टी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है तो उसको थर्ड पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी अलाउ कर देगा। थर्ड पार्टी कौन है यहां पर? थर्ड पार्टी मतलब ग्राहक। मेरे पास एक अन अकेडमी आई पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब पढ़ाना पर्सनल स्किल है तो मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स से मेरे पास एक आदमी आया अपने घर को पेंट करवाने के लिए। अब पेंटिंग का काम तो कोई भी कर सकता है, मैं कर दूं, अगर मैं नहीं हूं तो मेरा एजेंट कर दे, और अगर एजेंट नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, मतलब मेरा बेटा कर सकता है। लेकिन मेरा बेटा करने से पहले सामने वाले से परमिशन लेगा कि सर मैं करूं। एक बार अगर सामने वाले ने अलाउ कर दिया, अब वो मेरे बेटे के ऊपर केस नहीं कर सकता ये बोल के कि तुम अपने पिता की तरह काम नहीं करते। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी अपने रिलेशन में होगी, उसकी लाइबिलिटी प्रॉमिसर से मैच नहीं करेगी, ये बात याद रखना, ठीक है, उसकी उससे मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट सेक्शन 41, परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन। देखो 4 - 1 कितना होता है? 3 होता है। 4 - 1 3 होता है। तो 41 सेक्शन थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। ये क्या बोलता है सर? मेरे पास एक दिन नवीन सर आए, ठीक है, नवीन सर आए। नवीन सर ने बोला और गुप्ता जी कैसे हो? मैंने बोला बढ़िया चल रहा है सर, ठीक है। नवीन सर ने बोला सर मेरा बेटा है, उसको सीए करना है, आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बैठा लो। मैंने बोला सर मेरी ऑफलाइन कोचिंग में तो एक सीट खाली नहीं है, कहां बैठाऊं उसको? तो नवीन ने बोला सर आप कोई और रेकमेंड कर दो सर, आप ही तो माई बाप हो। हम बोले अच्छा ठीक है, तुम आरके जी के पास चल जाओ, राकेश कालरा सर के पास, उनका भी ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनके पास जगह है। तो नवीन इनके पास जाता है, इनको वेरीफाई करता है और अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन करा देता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं डिस्चार्ज हो गया। कल को राकेश सर बहुत तोड़ू पढ़ाए बच्चे को, नवीन सर उनका बच्चा और राकेश सर की खुशी। अगर नहीं पढ़ाए तो राकेश सर, नवीन और उनके बच्चे का दुख। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया भाई,
मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं बाहर चला गया। मैंने हाथ खड़े कर दिए और मैं यहां से बाहर चला गया, क्योंकि मेरा इसमें कोई रिलेशन ही नहीं था, मेरा कोई मुद्दा ही नहीं, मैं सीधा हाथ पटक के बाहर चला गया। दैट आई एम नॉट लायबल इन टू दिस, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब मेरा इसमें अब कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट, आइए, ये हो गया सर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़े, ये करते हैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। इसका देखो लैंग्वेज पढ़ो, हम जानबूझ के एग्जाम्पल से पढ़ाए क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी। परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर, then why are you not in the class right now, and then why have you not done the case studies which I have conducted? Because this is the exact question which is from my case study. चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद आया सर जॉइंट प्रोमिसर। ठीक है, इसके बाद आया सर जॉइंट प्रोमिसर। अब जॉइंट प्रोमिसर में क्या है? जॉइंट प्रोमिसर में सर जब एक से ज्यादा प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिसर हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोमिसर हो सकते हैं। बेटा देखो प्रशांत राजपुरोहित, यहां पर चैनल में जाओ। ठीक है, यहां पर मैंने ये बता के रखा है, रोज रोज एक ही सवाल हमसे मत पूछा करो। ठीक है, चैनल में जाओ, वीडियोस के कॉलम में जाओ, यहाँ पर मैंने वेटेज पर वीडियो बना रखी है, जाके उसको देख लो अगर इतना जानने का शौक है तो। प्लान ऑफ एक्शन में वेटेज इन एग्जाम मैंने बता रखी है। हर बार मेरे से लाइव में सेम सवाल मत पूछा करो, पढ़ने आओ, पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, डन। ओके सार्थक भाई, बहुत अच्छा किया आपने, तालियां बजाएंगे आपके लिए बाद में। नेक्स्ट, अब आया सर 42 जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर्स का मतलब क्या है? जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिसर है। सर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिसर है तो हर प्रोमिसर साथ में लायबल होगा। ठीक है, हर प्रोमिसर साथ में लायबल होगा। ठीक है, जब वो साथ में लायबल होगा इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि हर एक की लायबिलिटी इक्वल होगी। अब मान लो क्या हुआ सर, क्या उनमें से एक पार्टनर, एक जॉइंट प्रोमिसर के अगेंस्ट डायरेक्टली केस किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है। इसी एक प्रोमिसर के अंदर डायरेक्टली उसके ऊपर क्या केस किया जा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है। अब बात यह है, मान लो सर 4 जॉइंट प्रोमिसर है, ये 4 है, क्या पूरी लाइबिलिटी एक आदमी से रिकवर की जा सकती है? हाँ सर, वो लोग जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल होते हैं। दे आर लायबल जॉइंटली एंड सिवियरली। तो पूरा का पूरा एक से रिकवर किया जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन सर अगर इनमें से कोई एक मर जाता है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो क्या सिंगल एलआर से रिकवर कर सकते हैं? नहीं सर, आप सिंगल एलआर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। सिंगल एलआर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, यह आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कि सिंगल एलआर से कर सके। एलआर हमेशा साथ में लायबल होते हैं, सिंगल कभी भी लायबल नहीं होते। ठीक है, एलआर इज ऑलवेज जॉइंटली, जॉइंट प्रोमिसर्स कैन बी जॉइंटली एंड सिवियरली। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मैं सारे पॉइंट एक साथ बोल रहा हूं, सेक्शन में बाद में जाऊंगा। अब मान लो क्या हुआ सर, अगर इन्होंने इनमें से मान लो एक ही जॉइंट प्रोमिसर ने पूरी लाइबिलिटी पेमेंट की, क्या वो बाकियों से पैसा रिकवर कर सकता है? क्या वो बाकियों से पैसा रिकवर कर सकता है? हाँ सर, वो बाकियों से पैसा रिकवर कर सकता है।
इवन अगर बाहर से एक आदमी थर्ड पार्टी आया, उसने बोला भाई मैं सिर्फ तुमसे काम करवाना चाहता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे डिस्चार्ज हो गए, बाकी सारे भी लायबल होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, सबके सब लायबल होंगे बेटा, सबके सब लायबल होंगे। वो बाकियों से कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है, उसके पास ये एबिलिटी है। ठीक है, अब मैंने आपको 42, 43, 44, 45 एक साथ में बता दिया। अब इंडिविजुअली चलते हैं सब में और देखते हैं इसमें इंडिविजुअली क्या क्या चीजें लिखी है। ठीक है, एक साथ तो बता दिया, अब इंडिविजुअली चलते हैं। सबसे पहले सर आया सेक्शन नंबर 42। 42 सिर्फ इतना बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिसर हो सकता है, ईच वन इज लायबल टुगेदर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल होते हैं। फिर आया 43। 43 क्या बताता है कि 43 ये बोलता है कि सर जो जॉइंट प्रोमिसर हैं उसमें से किसी एक प्रोमिसर से भी इंडिविजुअली रिकवरी हो सकती है, ये बताता है 43। 44 क्या बताता है कि अगर प्रोमिसी किसी एक प्रोमिसर को सिलेक्ट कर ले तो प्रोमिसी के लिए, मतलब आउटसाइडर के लिए तो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो बाकियों से कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है। और 45 क्या बताता है कि बाकी पार्टनर्स तो जो प्रोमिसर हैं वो तो सिंगली लायबल होते हैं, लेकिन जो एलआर है वो हमेशा जॉइंटली लायबल होगा, आप सिंगल एलआर से पैसा नहीं ले सकते। हमने बेसिकली आपको समझा पूरा एक साथ दिया और उसके बाद आपको सेक्शन का लाइनअप दिखा दिया 42, 43, 44, 45। अभी क्लियर है सर? ये एकदम मस्त क्लियर है। एक बच्चा आज क्या मजाक करता है, नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे को बोलता है कि सर आईसीआई क्या एग्जाम पोस्टपोन कर सकता है गर्मी की वजह से। हम बोले भाई आईसीआई ने कोरोना में एग्जाम लिया था, बाहर मार्केट में कोरोना चल रहा था, आईसीआई ने बोला मास्क पहन के आओ और टर्म दे के जाओ, और तुमको लगता है वो गर्मी के लिए कैंसिल करेगा? आईसीआई ये बात पहले ही मान के रखा है कि उसके पास जितने बच्चे हैं, कल वाला नोट्स भी भेज चुके हैं बेटा, आज ही भेजे हैं दोपहर में, जितने बच्चे हैं, ठीक है, जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे सुपर ह्यूमन है। जब उसने कोरोना में एग्जाम दिलवा दिया तो गर्मी में तो दूर की बात है बेटा, बर्फ भी पड़ रही होगी ना तो आईसीआई एग्जाम देने बुला लेगा। आइए, तो सर ये पहले वाले 5 पॉइंट हो गए, दूसरे वाले 3 पॉइंट हो गए, 2 टॉपिक निपट गए। ठीक है, इनसे आती है, इन दोनों टॉपिक से आती है बेटा केस स्टडी, इससे आती है केस स्टडी। ठीक है, इससे आती है केस स्टडी। हीट वेव चले, सुनो हमसे सुन लो, हीट वेव चले या भूकंप आ जाए एग्जाम होगा, बात खत्म हो गई। आईसीआई को ये सब चीज से डर नहीं लगता। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक में आए हैं जिससे आज तक आजीवन क्वेश्चन कभी नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, ना कभी आज तक आया ना कभी आएगा। ठीक है, बट ठीक फिर भी हमें पढ़ना है। ये टॉपिक का नाम क्या है सर? ये टॉपिक का नाम है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये टॉपिक को मैंने बड़ी खूबसूरती से डायग्राम के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट किया जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। पहला, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है और प्रोमिसी ने बोला है कल आ जाना। इट इज़ लाइक एसी रिपेयर वाले ने मेरे को फ़ोन किया, बोला हेलो, मैंने बोला हेलो, बोले सर आपका एसी रिपेयर की डेट आ रही है, कब आना है? मैंने बोला कल आ जाना। बोला सर फ़ोन करके आऊँ? मैंने बोला नहीं नहीं बस आ जाना, आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सर, अरे मैं याद करा रहा हूं ना, यहां पर सब आप एक चीज नोटिस करो, टाइम दिया नहीं है, बोला है बिना पूछे आ जाना, तो आपको किस समय जाना चाहिए आप बताओ? अब क्या मैं रात को 2 बजे उसके घर की घंटी बजा दूं, हेलो सर एसी रिपेयर करना है? वो बोलेगा अभी तू क्या पागल है क्या? वो बोलेगा सर आप ही ने तो बोला था किसी भी टाइम आ जाना, मैं 2 बजे फ्री था, मैं आ गया। भाई किसी भी टाइम आ जाना
का मतलब है ड्यूरिंग बिजनेस टाइम, रीजनेबल आवर, ये नहीं कि रात में 2 बजे घुस जाओगे मेरे घर, ठीक है। तो क्यों 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 ये प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम समझो। ये सेक्शन 46 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, जिससे लोगों को समझा सके कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम नहीं दिया हुआ है तो उस टाइम पर होगा जो बिजनेस आवर्स होंगे, इसलिए जरूरत पड़ी। आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम क्या होती है, तुमको मतलब ही नहीं समझ में आता कि ये बना क्यों है। अरे चीजों के पीछे कारण सोचना शुरू करो, पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कारण सोचो कि ये क्यों बना होगा, ठीक है। अब ऐसे ही आया सेक्शन 47। अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ, टाइम बता दिया, मैंने बोल दिया 2 बजे आना। उसने बोला सर आपका एड्रेस, मैंने बोला देखिए आगे आइएगा, ठीक है, सीधा सीधा चल के आइएगा, वहां पर आपको एक आइलैंड जैसी जगह दिखेगी, वहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल दिखेगा, उसके नीचे काला कुत्ता बैठा होगा, वहां से लेफ्ट लीजिएगा। आदमी पूछ रहा है काला कुत्ता से लेफ्ट लेंगे, अरे गधे काला कुत्ता तो चला जाएगा ना वहां से, अभी काला कुत्ता बैठा है वहां पे, पोल से लेफ्ट लेना है, पोल से लेफ्ट लेना और लेफ्ट लेके सीधा अंदर आ जाना, वहां मेरा घर दिख जाएगा, व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। हमने प्लेस भी बता दिया, हमने प्लेस भी बता दिया, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया भाई आप फोन मत करना, चुपचाप आ जाना, सुबह से दिमाग खराब कर रहे हो, मतलब हमने उसको बोल दिया है अब दोबारा कॉल मत करना। तो तुम खुद सोचो, ठीक है, अगर मैंने टाइम बता दिया है, ठीक है, मैंने जगह बता दी है, तो उसको जो घंटा जो समय कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड है उसी समय आना चाहिए, उसी समय आना चाहिए। हिमांशु टेलर, तुमको मिल जाएंगे नोट्स, सेशन खत्म होने से हम टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करा देंगे, तुमको अपने नोट्स मिल जाएंगे, अभी पढ़ लो, ठीक है, अभी पढ़ लो, है ना। अब तुम सोच रहे होगे सर ने यहां पर यूजुअल बिजनेस आवर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों क्यों लिखा है, कॉमन सेंस है। अगर सामने वाला बोलता है कोई ऐसा टाइम जो मेरे बिजनेस आवर्स में नहीं है, जैसे वो बोलता है रात को 11 बजे आ जाना, मेरे बिजनेस आवर्स में नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा, मैं उस टाइम पर जाऊंगा जो यूजुअल बिजनेस आवर है, ठीक है। इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए लिखा है कि पहले आप देख लो कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा समय दिया हुआ है, अगर उसी समय रीजनेबल है तो उसी समय चले जाओ, वरना आप जो रीजनेबल टाइम है उस समय पहुंच जाना। तो 47 सेक्शन बनाने के पीछे का यूज क्या था, आपको यह समझाना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम दिया है तो फॉलो दैट टाइम, एंड इफ दैट टाइम इज नॉट सुटेबल देन यूजुअल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आया सर सेक्शन नंबर 48, ठीक है। फिर आया सेक्शन नंबर 48, क्या बोलता है सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 48 में मैंने उसको सीधा से बोला, मैंने उसको फोन पे बोला, मैंने बोला सुन भाई आने से पहले फोन कर लियो, मैं क्लास में रहूंगा, आने से पहले फोन कर लियो, ठीक है। पता है ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैंने 3 आदमी को रिफ्यूज किया है। मेरे को उसने मंडे को फोन किया, मैंने उसको साफ साफ बोला कि वेडनेसडे को आना, और वेडनेसडे को आने से पहले मेरे को फोन कर लेना, वेडनेसडे को आने से पहले मेरे को फोन कर लेना। मैंने उसको साफ साफ बोला कि वेडनेसडे को आने से पहले मेरे को फोन कर लेना। बिना फोन किए आके घंटी बजा रहा है। मैंने बोला क्या हुआ, बोला सर वो क्रेडिट कार्ड के लिए आया। मैंने बोला निकल इधर से, चल निकल। बोला सर करा लीजिए। मैंने बोला तेरे को बोला था ना फोन करके आने के लिए, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तेरी तरह वेला थोड़ी ना बैठा हूँ, निकल यहाँ से, चल निकल। और मैंने रिफ्यूज कर दिया, और मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने बोला नो 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 नो, नहीं लेंगे, एकदम सीधा। तो ये सेक्शन 48 मेरे को क्या सिखाता है कि अगर गुप्ता जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि पहले फोन करके आना,
तो तुम्हारे जैसे लोगों को पहले फोन करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम फोन करके नहीं जाओगे तो गुप्ता जी जैसे लोग रिफ्यूज कर देंगे सामान लेना। ठीक है, तो अब अगर प्रॉमिसी ने बोल के रखा है कि अप्लाई बिफोर परफॉर्मेंस, ठीक है, तो भैया तुम पहले फोन करो, प्लेस और टाइम कंफर्म करो, फिर जाना। अरे बिजनेस आवर हो तो भी क्या, मैंने तुमको बोला है ना कल फोन करके आना, तो फिर क्या बिजनेस आवर? ठीक है, फिर क्या बिजनेस आवर? भावुक गर्ग जी 16 तारीख को आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100 के स्टडी में सब है, बस अब भावुक मत होइए ज्यादा, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। आइए, तो भैया अप्लाई बिफोर परफॉर्मेंस में मैंने क्या बोला भैया, परफॉर्मेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करिए, डिसाइड हो जाएगा प्लेस एंड टाइम। इज इट क्लियर सर? ठीक है, पहले फोन कर लो। अभी 46, 47, 48 समझ में आया? आज देखो हम तुमको 46 से 50 समझा के भेजेंगे। हाँ, मैं एक्सेप्ट भी तो कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हाँ काफी है, आप क्लास में क्यों नहीं है? मेरा फोन नहीं लगा तो तुम मत आओ, मत आओ। हमने तुमको बोला है ना, हमने तुमको बोला है ना। और भौमिक तुम तो वैसे भी दुनिया से अलग हो। अब सुनो बेटा, आज हम तुमको एक चीज बताते हैं। भौमिक भैया हमको क्या बोलते हैं हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, ये भौमिक पटेल जी व्लॉग गेमिंग, इनका सजेशन सुनो। ये हमको क्या भेजते हैं, बोलते हैं बताइए सर ये आंसर में लिख सकते हैं कि नहीं। भेजते हैं हम आपको, मतलब एक सेकंड तो मेरा मन किया कि इसको फोन में घुस के मारूं मैं। ठीक है, कि इसको फोन में घुस के मारूं मैं। दिखाता हूं मैं आपको। फोन नहीं लगा तो मत आओ, तुमको बोला ना पूछ के आना, फोन नहीं लगा मत आओ। ये देखो, अरे रुक जा 1 मिनट, अरे रुक जा, पढ़ो। भौमिक जी का आप पढ़िए कि बोलते हैं सर हम ये क्या आंसर में लिख सकते हैं। हाँ, अभी हम थोड़ा बिजी हैं। देखो आंसर पढ़ो भैया का। भैया बोलते हैं कि क्या हम इसमें ये लिख सकते हैं कि आईसीआई हमसे पूछ रहा है कि एडवाइस क्या दोगे आंसर में, तो भैया बोलते हैं क्या हम ये लिख सकते हैं कि हमसे अच्छा लॉयर से पूछ लो। तो तुमसे लॉयर का पूछने का नंबर देंगे तुमको। देखो, लीगल इंटरप्रिटेशंस कैन वैरी, कंसल्टिंग अ लॉयर विल प्रोवाइड अ बेटर एंड एक्यूरेट एडवाइस बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंस। मतलब लौंडे की तुम सोच देख लो, हम उससे सवाल पूछ रहे हैं आईसीआई उससे, वो बोल रहा है हमसे मत पूछो, सीधा जाके लॉयर से पूछो। वाह, सोच देखो तुम, ये है अतुल्य भारत। हम तो खुद पढ़ के ना, हम 1 सेकंड के लिए शॉक हो गए थे। हम बोले ये लौंडा कहना क्या चाहता है। तो मेरा देखो, तुम पहला रिप्लाई देखो, मेरा पहला रिप्लाई था है क्या है ये, मेरा पहला रिप्लाई यही था। ये वही लड़के होते हैं जब मैथ्स का पेपर आता है, उसमें होता है ना फाइंड एक्स, इक्वेशन में एरो बना के एक्स को सर्किल कर देते हैं, मिल गया। ये ऐसे ही लड़के हैं। हाँ नहीं, वहीं रखिए। नहीं, सुबह से ही बैठे, खा ले। अच्छा, अब आया सर सेक्शन 49। अब 49 क्या बोल रहा है सर, सुनना। प्लेस नहीं पता, जगह नहीं पता कौन सी जगह है, ठीक है, और सामने वाले ने बोला है फोन करके आना। भाई ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसी का तो ये तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड है।
ये तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड है। क्यों सर? ये तो आपका गोल्डन पीरियड है। क्यों सर, क्यों गोल्डन पीरियड है? प्लेस दिया नहीं है, सामने वाला बोल रहा है पूछ के आना, बढ़िया है ना, फोन करो, एड्रेस कंफर्म कर लो। ऐसे ही तो स्विगी वाला करता है। अगर स्विगी वाला को तुम्हारा एड्रेस नहीं पता, तुमने खाना भिजवाया है, तो वो क्या करता है? अगर उसको प्लेस नहीं पता, वो सीधा फोन करके पूछ लेता है, सर कहां पर डिलीवर करना है। सिंपल। देखो सर, मैं आपको ये समझा रहा हूं, 46, 47, 48, 49 में लिंक समझो। 46 में समय नहीं पता था, तो क्या करना है? बिजनेस आवर्स में जाना है। 47 में उसने समय भी बता दिया, जगह भी बता दी, और बोला बिना पूछे आ जाना, तो किसी भी समय चले जाओ, क्योंकि उसने बोल रखा है ना कि मेरे को पूछना मत। 48 में वो उसने बोला है पूछ के ही आना, तो अगर वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो तुम मत जाओ, या पहले पूछो, टाइम जगह डिसाइड करो, फिर जाओ। और 49 में है प्लेस। अगर नहीं पता तो फिर क्या करोगे? फोन करके पूछोगे ना, अरे वो तुम्हें मिलने के लिए बोली है। कौन? वही। वो बोली है कल बाहर चलेंगे, लेकिन उसने बताया नहीं कब चलेंगे और कहाँ चलेंगे। तो तुम क्या करोगे? उसे फोन करके पूछोगे ना कि डार्लिंग कब और कहाँ चलना है। वही है सेक्शन 48। ठीक है? ये सब सेक्शन है। 46 to 50 यही केसेस दिए हुए हैं बुक में, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया तुम्हारे लिए। अब 49, प्लेस नहीं पता और बोला गया 49 तो बोल दिया ना शायद मैंने। अच्छा, 49 मैंने बोल दिया। प्लेस नहीं दिया है, बोला है पहले फोन कर लेना, तो फोन करके पहले डिसाइड करोगे ना कि कल तुमने बोला था मिलने आओगी, कहाँ चलें, तो फोन करके पूछ लो प्लेस, खत्म कहानी। नेक्स्ट, फिर आया सर मैनर मतलब तरीका। ये तो सबसे सही है। अरे यार पेंसिल उड़ गई, दूसरी लगा लेते हैं, बाद में उठाएंगे उसको। हाँ, मैनर मतलब तरीका, किसी चीज को करने का वे, किसी चीज को करने का वे। अगर मेरे को किसी चीज को करने का वे पता है, ठीक है, अगर किसी चीज को करने का वे मेरे को ऑलरेडी पता है, तब तो सर 46 से लेके 49 का कोई यूज ही नहीं है। सामने वाले ने बता दिया है टाइम क्या है, जगह क्या है, सामान क्या चाहिए, सब बोल दिया उसने, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आ जाओ चुपचाप लोकेशन पे, आ जाओ चुपचाप लोकेशन ने, सिंपल। क्योंकि खुशबू गुप्ता जी हम उन लोगों में से नहीं है जो खाली एग्जाम को पढ़ा के आगे बढ़ा देते हैं। हम जब रात में सोने जाते हैं ना खुशबू गुप्ता जी, तो हमको थोड़ा दिल में सुकून की ज़रूरत होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी के 8 घंटे 10 घंटे जो पढ़ाए हैं उसमें हमने वैल्यू ऐड किया है बच्चों के दिमाग में, और उनका फ्यूचर बनाया है, ना कि सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, इसलिए पढ़ा रहे। आई और इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर ये एग्जाम में आ गया ना, अगर ये एग्जाम में आ गया तो तुमको सॉल्व करने का तरीका पता होगा, ना कि तुम बैठ के मुंह ऊपर करके किसी को गाली निकाल रही होगी कि ये तो पढ़ाया नहीं था, इसलिए पढ़ा रहे हैं। आई और हम कंटेंट नहीं काटते, पूरा पढ़ाते हैं, इसीलिए पूरा भारत देश के इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर हैं लॉ के फाउंडेशन में, इसीलिए बच्चा आता है। चलो नेक्स्ट, 3 पॉइंट हुए। अब आते हैं सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आना सर, ये सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, ध्यान से सुनना सर। पहली बात, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। मैथ्स में भी होता है ना, अब 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं। रेसिप्रोकल मतलब तुम्हारे लिए, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो बदले में तुम भी हमारे लिए कुछ करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, बदले में तुम भी हमारे लिए कुछ करो। हम देखो तुमको रात भर पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या
मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मैं बस एक चीज चाहता हूं, तुम कल जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन तुम अपने मम्मी पापा को जाके हक करो और उनको बोलो कि पापा या मम्मी मैं पास हो गया। मैं बस ये चाहता हूं कि रिजल्ट के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू हो तो वो आंसू खुशी के हो। मैं बस इतना चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता मैं। अरे भाई, मैं तुमको रिजल्ट के दिन तुम्हारे मार्क्स भी नहीं पूछूंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तुम बस इतना है कि तुम पास हो गए, मेरे लिए उतना काफी। 350 तुमने पार किया, 300 तुमने पार किया, दैट इज ग्रेट, बट तुम अगर पास भी हो गए मेरे लिए उतना भी काफी। क्योंकि अगर तुम्हारे मम्मी पापा के लिए वो काफी है तो मेरे लिए भी काफी। सीधी सी बात, बस इतनी सी। मेरा फायदा बस इतना ही है। मेरा वो जो बोलते हैं ना स्वार्थ, बस यही है, मेरा यही स्वार्थ। आना, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब जो उल्टा होता है। रेसिप्रोकल का मतलब जो उल्टा होता है। ठीक है, अब सुनना सर, रेसिप्रोकल अलग अलग तरह के होते हैं, बट देखो पहले समझो, आईसीआई ने मटेरियल में इसमें हक दिया है। ठीक है, आईसीआई ने लिटरली मटेरियल में इसमें हक दिया है, मतलब इतनी गंदी तरीके से प्लेसमेंट किया कि बच्चा का दिमाग खराब हो जाए कि कहना क्या चाहता है। सुनो, एक्चुअली इसमें सेक्शन 51 से शुरू हो रहा है, लेकिन 51 नहीं, पहले 52 आना चाहिए। 52 हमें यह बता रहा है कि जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की जो परफॉर्मेंस होती है उसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है मतलब करने का तरीका। 51 में उसको करने का एक तरीका बताया गया, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, मतलब साथ साथ। तुम सीमेंट दो हम बिल्डिंग बनाएंगे, तुम सीमेंट दो हम बिल्डिंग बनाएंगे, तुम सीमेंट दो हम बिल्डिंग बनाएंगे, चाय बिस्कुट चाय बिस्कुट चाय बिस्कुट, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। ठीक है, हम बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, दूसरा बिल्डिंग बनाना चाहता है। मैं सीमेंट दूंगा तो वो बिल्डिंग बनाएगा, मैं सीमेंट देते जाऊंगा वो बिल्डिंग बनाते जाएगा, मैं सीमेंट देते जाऊंगा वो बिल्डिंग बनाते जाएगा। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, साथ साथ। कनिष्क बेटा, जो आप मांग रहे हो ना, वो इस चैनल पर आज से 2 हफ्ता पहले अपलोड हो चुका है। 2 हफ्ता पहले, ठीक है, 2 वीक्स पहले अपलोड हो चुका है वो। आइए, अब आया सर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, मतलब जो चीजें साथ साथ हुई हैं। ठीक है, जो चीजें साथ साथ हुई हैं, हम साथ साथ हैं, जो चीजें साथ साथ हुई हैं वो आती है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा, अब मान लो हमने साथ साथ की बात की, ठीक है, कि साथ साथ परफॉर्म करेंगे, तो अगर जो बिल्डिंग बनाने वाला आदमी है वो सीमेंट लाया ही नहीं, नहीं बेटा कोई लैग नहीं है, अगर जो बिल्डिंग बनवाना चाहता है वो सीमेंट लाया ही नहीं, ठीक है, वो लेके ही नहीं आया सीमेंट, ठीक है, वो सीमेंट लेके ही नहीं आया, तो क्या मैं बिल्डिंग बना पाऊंगा? नहीं। तो अगर एक पार्टी आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोक रही है, अगर एक पार्टी आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोक रही है, तो आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज और फिर आप उस पार्टी से कंपेंसेशन क्लेम करोगे। मतलब मान लो 10 दिन, मैंने बोला था 10 महीने में बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी, पर बात यह है कि आप, तुम्हारी बुक में भी है ना डिफरेंस बिटवीन, बुक खोल के देख लेती, बुक सही करा रहे थे, ठीक है। अब क्या वो वहां से कंपेंसेशन रिकवर कर सकते हैं? सुनो ध्यान से, मैंने बोला मेरे को 10 महीने लगेंगे बिल्डिंग बनाने में, आदमी बोला ठीक है सर 10 महीने ठीक है, मैं आपको सीमेंट देता रहूंगा, आप बिल्डिंग बना देना,
मैं सीमेंट दूंगा, आप बिल्डिंग बनाना। उसने ना सीमेंट देना बंद कर दिया, ठीक है, 2 महीने के लिए, जिसकी वजह से बिल्डिंग का काम 2 महीने से डिले हो गया। तो क्या मेरे को 2 महीने के एक्स्ट्रा के पैसे मिलने चाहिए एज अ बिल्डर? हाँ सर, क्योंकि आपकी वजह से गड़बड़ हुई ना, तुम्हारी वजह से हुआ, तो तुम्हारी वजह से हुआ। अब जैसे किसी वीडियो में मान लो लैग आ गया, ठीक है, मतलब जो हम प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो भाई मैं तो पूरा 1 घंटा पढ़ाया ना, तो मेरे को तो पैसा मिलना चाहिए, मेरे को क्यों ना पैसा मिले। लेकिन इस केस में नहीं मिलेगा जो हम यूट्यूब पर कर रहे हैं। जैसे अब इसको तुम कुछ भी बोल सकते हो, कंपनी पॉलिसी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। मैराथन के टाइम में वॉट एवर टाइम आई स्पेंड ऑन यूट्यूब, मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता, बिकॉज आई गेट ओवरली एक्टिव। सो कंपनी पॉलिसी इसकी, जब आप इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो यूट्यूब पर, सो यू डोंट गेट पेड। सो और दीज लेक्चर्स जो हम आपके लिए कर रहे हैं अभी यूट्यूब में, सिंस द स्टार्ट ऑफ जून, आई हैव नॉट इवन रिसीव्ड अ सिंगल पेनी फॉर इट, ठीक है। सिंस द मिड ऑफ मे आई वोंट बी रिसीविंग एनी पेनी फॉर इट, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को, जितना भी हम आपके लिए यूट्यूब पर कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला ना, मेरा स्वार्थ सिर्फ एक ही है आपके लिए ये करना, सिर्फ एक ही है। वो ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपने माता पिता की आंखों में आंसू खुशी के लेके आए, पास होके, बस इतना ही है मेरा स्वार्थ, ठीक है। क्योंकि इसके लिए मेरे को कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं मिल रहा, बट यस, एक प्यार है बच्चों की तरफ, वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, ठीक है। प्यार जो बच्चों का है मेरी तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा है। सो वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को रोक रहा है, मान लो सर, एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी जो आप नीट 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 बोल रहे हो, ठीक है, नीट 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 जो आप बोल रहे हो, अभी उसमें एक पेपर देर से दिया गया है एक सेंटर पर, तो उसमें बच्चे की गलती थोड़ी ना थी अगर वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाया, तो वो लेट से दिया गया, तो वो बच्चा पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में भैया क्या उसको मिलेगा, क्या उसको मिलेगा कंपेंसेशन? हाँ सर, उसको कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं थी उसमें, सामने वाले की गलती थी, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट 54। अच्छा, पहले देखो सर 54 और 55 को, ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, 54 और 55 को एकदम आंखें गड़ा दो, उसमें आसपास कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ 54 और 55 घोड़े की तरह सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, एकदम घोड़े की तरह, एकदम बीच में, सॉरी घोड़े का माइक हिल गया। 54 और 55 पर एकदम फोकस, एकदम फोकस 54 और 55 पर, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से दूसरा पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पाया। डिफॉल्ट मतलब ऑन पर्पस, एग्जामिनर ने पेपर दिया ही नहीं, बच्चा बेचारा सॉल्व नहीं कर पाया, डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट है। सो वेयर अ पार्टी फेल्स टू फुलफिल हिज ओन ड्यूटी इन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ विच द अदर पार्टी डज नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो दूसरी पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर सामने वाले एग्जामिनर ने खुद ही अपना पेपर मेरे को दिया नहीं सॉल्व करने के लिए, लेट से दिया 20 मिनट, तो उसमें मेरी गलती नहीं है कि अगर मैं 20 मिनट और टाइम मांग रहा हूं, तो क्योंकि गलती उसकी है, डिफॉल्ट वर्ड पर फोकस किया है, ठीक है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 55? 55 बात कर रहा है फेलियर के बारे में, टू परफॉर्म विद इन फिक्स टाइम। क्या करूं, पानी खत्म हो गया था, इतना सा बाकी था, ठीक है। विद इन फिक्स टाइम मतलब यहां पर क्या है, कोशिश कर रहा था परफॉर्म करने की, कोशिश कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया।
एग्जामिनर कोशिश कर रहा था, मतलब कि घर से भी जल्दी निकला था कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए, लेकिन बीच में उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी उसको गाड़ी में मुक्का मुक्का मार रही थी और फिर गाड़ी ठोक दी, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। तो यहां पर उसकी मिस्टेक है जिसकी वजह से तुम्हारा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। सर इफेक्ट दोनों का सेम ही होगा। हाँ यार, इफेक्ट दोनों का सेम ही होगा। मतलब अगर सीमेंट वाला सीमेंट नहीं लाया तो बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा बेटा। इफेक्ट दोनों का सेम होगा। दोनों केस में तुम एज अ स्टूडेंट उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाओगे, तुमको बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे, ग्रेस मार्किंग मिलेगी, दोनों ही केस में। फर्क क्या है? ऊपर वाले में उस आदमी ने जानबूझ के किया था और नीचे वाले में मिस्टेक हो गई है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो जब एग्जाम में केस स्टडी आएगा तो आप देखना कि सामने वाला जो रिफ्यूज किया है टू परफॉर्म, कैसे किया है। क्या उसने मुंह से मना कर दिया है कि मैं नहीं करूंगा, या वो कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम रहते कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर टाइम रहते कंप्लीट नहीं हो पाया तो 55 लगेगा, 55 में 55, और अगर टाइम का कोई जिक्र ही नहीं था तो 54 लगेगा। क्यों? यहां पे इधर जो येलो वाला, मैं सॉरी वाइट वाला नहीं, अच्छा हाँ, इतनी ग्रेस मिला कि 740 आ गया। वैसे बेटा 720 था, 720 का तो पेपर ही था, तो 740 कैसे मिल जाएगा? बिना चार्ज के रखा हुआ था घर पे। ठीक, टच हो जाएगा। दोनों में कंपेंसेशन देना पड़ेगा। यस सर, दोनों में कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सर देखिए, एक है 55 में 55, 55 में 55 में फेलियर हो रहा है। हाँ, दूसरा केस क्या है? दूसरा है डिफॉल्ट ऑफ वन पार्टी टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। दूसरा है डिफॉल्ट, मतलब जानबूझ के नहीं किया और फेलियर में कोशिश कर रहे थे, हुआ नहीं। हाँ, डिफॉल्ट का कैमरा अच्छा है, बढ़िया। क्या चेंज हो गया? वही की मार इसको, इधर इधर इधर, चप्पल से मार दे। ओ भाई साहब, कीड़ा मारिए कि चप्पल से आतंकवादी पर। अरे ये कीड़ा तो भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहा। बाहर फेंक, एकदम एकदम फालतू मजाक मत कर, बाहर फेंक। इसमें वो इंटीरियर वाला केस स्टडी 55 वाला, यस, एक इंटीरियर वाला केस स्टडी आया था एमटीपी में, ठीक है, शेरी इंटीरियर्स वाला। उसमें भी ये सेक्शन 55 लग सकता है कि जब आपका फिक्स टाइम दिया था, उस आदमी ने फिक्स टाइम में सामान कंप्लीट नहीं किया, उसके घर का इंटीरियर कंप्लीट नहीं किया। वेरी गुड बेटा, घर का इंटीरियर कंप्लीट नहीं किया तो उसको पूरा कंपेंसेशन मिल जाएगा इस चीज का। चलो वेरी गुड सर, यहां आ जाइए, काटाकुटी मचाते हैं थोड़ा। ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में थोड़ा सा बाकी। अच्छा, एक सेक्शन 56 तो बेटा मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी था, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सर अगर आपका एक अग्रीमेंट है इम्पॉसिबल एक्टिविटी करने का, जैसे मोदी जी ने अग्रीमेंट कर लिया मेरे साथ कि वो मेलोनी से शादी कर लेंगे, दिस इज एन अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर वो फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है, जैसे अग्रीमेंट विद अ माइनर, तो वो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है, वो वॉइड एब इनिशियो, इसमें और बात करेंगे, बगल में जगह है, वो वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन अगर वो पहले पॉसिबल है, मतलब जब स्टार्ट किया था तब पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इम्पॉसिबल हो गया, तो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वॉइड होती है। जैसे सर फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा एक बच्चा है सुजान आलम। अब सुजान आलम की शादी होने वाली है सीए बनने के बाद, उसकी दुल्हन आ रही है उसकी तरफ,
मतलब ऐसे ऐसे गाना ऐसा डांस करते करते आ रही, हाथों में हाथ ऐसे करते करते, मतलब रील में नहीं दिखाते हैं, और ये सुजान वहां पे खड़ा खड़ा ऐसे सर मार रहा है ऐसे करते करते। अब जैसे दुल्हन आई, उसका कारपेट में पैर फंसा, धड़ाम से गिरी, सर जमीन को लड़ा, मर गई। जो पहले पॉसिबल था, ठीक है, जो पहले पॉसिबल था और बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, उसको बोलते हैं सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और वो क्या हो जाता है सर? वो हो जाता है वॉइड। पहले पॉसिबल था, बाद में हट गया, वो वॉइड हो गया। और शेरी इंटीरियर में क्वांटम मेरूट नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहां पे क्वांटम मेरूट लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसने पूरा काम ही ढंग का नहीं किया था, शुरू होते ही खत्म हो गया। ठीक है, डन सर। अब आगे बढ़ते हैं 56। अब यहां पर सुनो सर, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में जनरली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन इसमें ना 3 केसेस हो सकते हैं। जो चीज इम्पॉसिबल थी, ठीक है, जो चीज इम्पॉसिबल थी, अरे रुको तो थोड़ी देर, यार एक्साइटेड हुए चले जा रहे हैं, हो जाएगा चार्ज, सब्र रखो, हो जाएगा, लगा रहने दो। हो जाएगा, हो जाएगा, रहने दो उसको, रहने दे। अच्छा, अगर दोनों पार्टी को, इफ नोन टू बोथ पार्टीज, अभी टाइम है, अगर दोनों पार्टी को पता है तो वो वॉइड। हाँ खा ले, नहीं मेरे को नहीं खाना, हम डाइट में, खा ले चुपचाप। आई नो, हाँ खा ले चुपचाप। नहीं, हाँ खा ले, चल, हाँ 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 ठीक है। इट इज नोन टू अदर पार्टी। सर अगर जो चीज इम्पॉसिबल है, अगर वो दोनों पार्टी को पता है, अगर एग्जामिनर फेल्स टू गिव क्वेश्चन पेपर ऑन पर्पस देन सेक्शन 54, अगर बाय मिस्टेक होके टाइम डिले हो जाता है तो 55। आर्यन लिख लो भाई, दिमाग छोटा है तो लिख लो, 25 मरतबा एक ही चीज पूछता है। सुनो, अगर जो चीज इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो दोनों पार्टी को फर्स्ट डे से पता थी, ठीक है, दोनों को फर्स्ट डे से पता थी, तो अगर दोनों को फर्स्ट डे से पता थी तो वो क्या है? वॉइड है। अगर इट इज नोन टू बोथ द पार्टीज फ्रॉम द फर्स्ट डे देन इट इज वॉइड। लॉजिकली सोच के देखो, अगर दोनों चीजें पता है तो, फर्स्ट डे से पता है तो वॉइड है। लेकिन सर देखो, अगर दोनों को अननोन है और दोनों को एक साथ पता चला, जैसे दोनों एक जमीन, एक कॉन्ट्रैक्ट किए थे आपस में एक जमीन पर बिल्डिंग खींचने का, बाद में दोनों को पता चला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है? तो ये वॉइड है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है, वॉइडेबल होगा दोनों केस में इफ नोन टू वन पार्टी। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, फिर हेरा फेरी का, फिर हेरा फेरी का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, लक्ष्मी चिट फंड। वो चीज जो 21 दिन में पैसा डबल वाली बात है ना, दैट वॉज नोन टू ओनली वन पार्टी की ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, दूसरा तो उस पर भरोसा कर रहा है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि वो अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट नहीं है, वो एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हो आप। याद रखना एग्जाम्पल, ठीक है। और एक चीज सुन लो सर, एग्जाम में, एग्जाम पर्पस के लिए, ये चीज एकदम एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रखना कि एग्जाम में आप वॉइड एब इनिशियो सिर्फ एक ही जगह यूज करोगे। एग्जाम में आप जो वॉइड एब इनिशियो है वो एक ही जगह यूज करोगे। वो कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में, और कहीं यूज मत करना वॉइड एब इनिशियो। ये मैं लिखता हूं और हर अटेम्प्ट में इसको काटता हूं कि एग्जाम में वॉइड ही लिखना, ठीक है, क्योंकि आईसीएआई ने माइनर के लिए वॉइड एब इनिशियो लिखा है, बाकी किताब में कहीं पर भी आईसीएआई ने वॉइड एब इनिशियो नहीं लिखा है, सिर्फ वॉइड लिखा है। तो जब आपको माइनर से रिलेटेड आए तो वॉइड एब इनिशियो लिखना, अगर किसी अलग केस में आपको वॉइड फील हो रहा है तो वॉइड लिखना, डोंट यूज द वर्ड एब इनिशियो।
ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट मटेरियल में भी दे हैव ओनली यूज्ड वॉइड एब इनिशियो फॉर माइनर एंड नो वेयर एल्स। ठीक है, चलो सर, ये क्लैरिटी देना जरूरी था, वरना बच्चा कभी कभार बहक जाता है, इमोशनल हो जाता है, इमोशनल। एक सेकंड में, वो लोड हो रहा है, हो जा भाई। हाँ, अब ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए, 57 और 58। ठीक है, मैं बहुत आराम से समझा देता हूं। 57 में देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 57 में देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट ए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड पार्ट बी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। सिंपल, मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, उसमें एक पार्ट लीगल है, दूसरा पार्ट इलीगल है। मैं तुमको चावल दूंगा, तुम बदले में हमको कोकेन दे देना, कोकेन, गांजा, ओपियम, ड्रग्स, तुम हमको वो दे देना। पार्ट ए जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड है, चावल देना, लेकिन पार्ट बी जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो इनवैलिड है, वो इलीगल है। ठीक है, तो लीगल पार्ट वैलिड है, इलीगल पार्ट वॉइड है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? लीगल पार्ट, कॉन्टेम्पलेशन मीन्स परफॉर्मेंस, कॉन्टेम्पलेशन मीन्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, वन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो ऑल्टरनेटिव हैं, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2। मैं तुमको अपना घर दे रहा हूं, ठीक है, मैं तुमको अपना घर दे रहा हूं, लेट्स से मैं तुमको अपना घर दे रहा हूं, और मैं तुमको अपने घर के लिए बोलता हूं या तो तुम मेरे को पूरा पैसा दे दो घर के बदले, ठीक है, या तो तुम मेरे को एक या तो तुम मेरे को एक AK-47 ला के दे दो, या एक गन ला के दे दो, ऐसा कुछ कर दो। या तो तुम मेरे को पूरा पैसा दे दो, या तो तुम मेरे को गन ला के दे दो। अब ऐसे में दो ऑल्टरनेटिव हैं, अगर लीगल वाला ऑल्टरनेटिव चुना गया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर इलीगल वाला चुना गया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 57 एंड 58। 57 में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है उसमें क्या है कि उसमें दोनों में से एक पार्ट आपको चूज करना है। तो अगर आप लीगल वाला चूज करते हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर आप इलीगल वाला चूज करते हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है सर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, अब इसमें कोई बोलेगा दिस इज सिमिलर टू सेक्शन 24। अरे मेरे भाई, दिमाग का इस्तेमाल तो कर। 24 भी तो यही बात बोल रहा था। 24 क्या है? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। तो वही तो 24 बताता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट लॉफुल है, एक पार्ट अनलॉफुल है, और दोनों को आप सेपरेट रख सकते हो, तो लॉफुल वाला वैलिड होगा, अनलॉफुल वाला इनवैलिड होगा। वही चीज यहां पर भी बोली जा रही है। तो तुमको अलग क्यों करना है? चीज तो एक ही है। वहां पर वो बता रहा है कि वो वॉइड ही होता है, और यहां पर भी वही चीज बोल रहा है। चलो बेटा, मैंने एग्जाम्पल में केस स्टडी ही बोला था, आप नंदनी राणा जी सुनने के लिए थोड़ा सा हार्पिक का इस्तेमाल करिए। हार्पिक बहुत अच्छा होता है बेटा। दिन में 3 चम्मच लिया करो,
एकदम तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये भी हो गया। अब सिर्फ इसमें 3 पार्ट बाकी रह गए हैं यूनिट नंबर 4 में। देखो यूनिट नंबर 4 कितना इजी, इंटरेस्टिंग है, जल्दी हो जाता है। आइए, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है। यहां पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं आपको क्या होता है। यहां पर बैकग्राउंड ये होता है, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, और उस क्रेडिटर को के पास कुछ बिल्स होते हैं जो डेटर को पे करने होते हैं। ठीक है, अब डेटर क्या करता है, हाँ, डेटर क्या करता है, 3 ऑप्शन होते हैं, 3 चीजें होती हैं, उनमें से एक डेट टाइम बार्ड होता है और 2 ठो बाकी होते हैं। तो डेटर क्या बोलता है, सर सुनना सर मेरी बात ध्यान से, पहले वाले में डेटर ना इंस्ट्रक्शन दे देता है क्रेडिटर को सेक्शन 59 में कि कैसे एडजस्ट करना है, मतलब डेट किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो फिर उसको उसी तरीके से डेट को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको उसी तरीके से फिर डेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर आओ, उसको उसी तरीके से फिर डेट को एडजस्ट करना पड़ेगा जैसा डेटर ने बताया है। दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है, हाँ वो फ्रॉड है प्रियंक। दूसरा वाला ये है कि डेटर बता देता है क्रेडिटर को, कि डेटर कुछ बोलता नहीं है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर सोचता है भाई कैसे करना है, हाँ ठीक है कैसे करना है। तो फिर उस केस में आप क्या करो, उस केस में कैसे होगा, उस केस में आपका जो डेट है, जो टाइम बार्ड वाला है वो छोड़ के, और अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट है, डिस्प्यूटेड मतलब जिस पर केस है, उसको छोड़ के बाकी सारा रिकवर किया जा सकता है, बाकी सारा रिकवर किया जा सकता है। इज इट क्लियर सर? बाकी सारा रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ कौन सा रिकवर नहीं किया जा सकता, जिस पर कोई टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड मतलब एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, जो ठीक है, जिसको रिकवर करने का लीगल टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, जिसको लीगली रिकवर करने का टाइम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब आया सर तीसरा वाला 61 वाला, मेरी बात सुनना ध्यान से। डेटर ने कुछ नहीं बताया, क्रेडिटर ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, डेटर ने कुछ नहीं बताया, क्रेडिटर ने कुछ नहीं बोला। कोर्ट क्या सजेस्ट करता है, कोर्ट बोलता है उसको, कोर्ट उसको बोलता है कि इसको एडजस्ट कर लो इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, और 61 के अंदर, 61 के अंदर 2 इयर्स होते हैं टाइम बार्ड की, 61 के अंदर आप टाइम बार्ड डेट को भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब 59 में जैसे डेटर ने बोला वैसे करो, 60 में डेटर ने कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर जैसे बोल रहा है वैसे कर लो, ठीक है, टाइम में एडजस्ट कर लो, लेकिन टाइम बार्ड और डिस्प्यूटेड को नहीं कर सकते। उसके बाद 61 में अगर दोनों ने कुछ भी नहीं बोला तो आप जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो, बस टाइम बार्ड डेट को एडजस्ट करने का राइट 61 में मिलता है, नॉट इन 60। मतलब कोर्ट की परमिशन लेके, ट्राइब्यूनल की परमिशन लेके आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये भी खत्म। अब आते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। अब इसका ना एक एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आया करता है, और ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, ये बहुत बार आ चुका है, सेक्शन 62 वाला। तो ये सीधा बोलता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बोलता है टेल मी डिस्प्यूटेड, मतलब जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेरे को ये बता दो, ठीक है, कि कौन से ऐसे केसेस हैं, 5 केसेस बता दो कौन से ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 साल, 2 साल, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म,
कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती? मैंने बोला ठीक है। सबसे पहले आया सेक्शन 62। सेक्शन 62 में 3 चीजें आती, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। क्या मतलब होता है इसका? नोवेशन, नोवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यू। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज को चेंज कर दिया, आईसीआई का मटेरियल 2 बोलता है गूगल को आप अपने अंदर रख लीजिए, ठीक है? आपका गूगल का एग्जाम नहीं होने वाला, आईसीआई मटेरियल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है? हो गया तेरा 100%? हो गया? ये भी बड़ा टाइम लगा है, ऐसे थोड़ी चलेगा नए फोन में। ठीक है, तो नोवेशन का मतलब होता है न्यू। हाँ, टाइम बार्ड भी एडजस्ट हो जाएगी नवीन जी, एकदम सही बोला आपने, सेक्शन 61 में, करेक्ट। अच्छा, अब नोवेशन में क्या है? या तो पार्टी चेंज हो रही है या तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। जैसे अभी हुआ ना कि बिग बॉस में पहले सलमान खान होस्ट करता था, अभी बिग बॉस का जो नया सीजन आ रहा है उसमें कौन होस्ट करने के लिए आ रहा है? बिग बॉस के नए सीजन में अनिल कपूर आ रहा है होस्ट करने के लिए। तो अब ये क्या हो गया? ये नोवेशन है। तो या तो तुम पार्टी बदल दो, ठीक है, या तो तुम आदमी बदल दो, ईदर ऑफ द टू। या तो आदमी बदल दो या उसका कॉन्ट्रैक्ट बदल दो। अब जैसे मेरा और अनअकैडमी का भी कॉन्ट्रैक्ट बदला, पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2025 में खत्म होने वाला था, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक चला गया। मेरे बीच में पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, पार्टी सेम है, टीचर सेम है, कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, ठीक है? नेक्स्ट, फिर आया रिसेशन। रिसेशन का मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, मतलब यहां पर कुछ नया नहीं बन रहा, सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ठीक है? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, कुछ अलग नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं बन रहा, बस एग्जिस्टिंग वाला खत्म हो जा रहा है। हाँ हाँ मोहित, हाँ हाँ, ठीक है? रिसेशन में देयर इज नो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज रेप्यूडिएशन, कुछ नया नहीं बन रहा, पुराना खत्म। अब थर्ड आया ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी नहीं हो रहा, सिर्फ जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन है उसको चेंज करके नए टर्म्स ऑफ कंडीशन कर दे रहे हैं। जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में पहले जब मेरे को दिया गया था उसमें 2027 लिखा हुआ था प्लस 6 महीने का लॉक इन लिखा हुआ था। मैंने वापस भेजा, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक है, ये 6 महीने का लॉक इन हटा दीजिए और मेरे को वापस दे दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। तो जब उन्होंने ये मटीरियल टर्म कॉन्ट्रैक्ट का चेंज किया, अब मेरा लॉक इन नहीं है। मतलब अगर मैं कल अनअकैडमी छोड़ दूं तो मैं परसों से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू कर सकता हूं। तो ये ऑल्टरेशन का मतलब होता है सेम कॉन्ट्रैक्ट का मसाला चेंज करना, ठीक है? जैसे इसका मैं और एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। कभी कभार क्या होता है, खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि सब्जी फेंक देते हैं, क्या करते हैं उसमें नींबू निचोड़ लेते हैं, तो वो खट्टापन नमक को काट देता है और आदमी खा लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन। लेकिन अगर वो सब्जी फेंक दी जाए तो दैट इज रिसेशन। और अगर उस सब्जी में वापस से ग्रेवी मिला दी जाए या सब्जी को दोबारा से बनाया जाए, वो है नोवेशन। नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। क्लियर है? तीनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब आया सर रेमिशन। अब बच्चे बोल रहे हैं रेमिशन और वेवर में फर्क बताइए। अबे फर्क है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? रेमिशन और वेवर का मतलब एक ही होता है। अरे रेमिट करना मतलब माफ करना, विच इज सेम एज वेवर। यहां पर 63 में हो क्या रहा है सुनो। प्रोमिसर को 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी, प्रोमिसी को बना के देनी थी इसको। इसने 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, इसने बोला मैं और नहीं बना पाऊंगा। प्रोमिसी बोलता है ला 20 लाख रुपया ला और फिर निकल जा, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा। इसने 20 लाख रुपया उसको दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी अदर सेटिस्फैक्शन, इसने इसको माफ कर दिया, बोला ठीक है 5 फ्लोर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगा। दैट इज वॉट वेवर इज। ऐसा सेम चीज मैंने आपको कहीं और भी पढ़ाया था, याद है? सेक्शन नंबर 13 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पहला पॉइंट,
वेवर ऑफ बायर्स राइट टू क्लेम कंडीशन एंड वारंटी, यही तो था। जब सामने से मैं जोमेटो वालों में बोलता हूं, वो बोलता है योर फूड इज कमिंग फ्रॉम फार, इट मे अराइव कोल्ड, प्लीज चेक दिस बॉक्स। मैंने चेक कर दिया, अब अगर ठंडा भी आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वेरी गुड, चलो गाना गाने के अलावा कुछ तो तुम किए इरशाद। ठीक है, अच्छा अब सेक्शन 64 और 65 बेटा सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुनो सुनो, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी केस स्टडी, मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जाम में कोई भी केस स्टडी आए और अगर उसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ दिया हो, या एडवांस दिया हो, या पैसे दिए हो, मतलब कुछ भी दिया हो, या अपनी जमीन दी हो, या कुछ भी दिया हो, याद रखना अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, अगर वो वॉइडेबल हो जाए तो तुम सेक्शन 64 का रेफरेंस दे सकते हो एक्स्ट्रा सेक्शन की तरह, और अगर वो वॉइड है तो 65 की दे सकते हो। सर एक केस बना के बताइए। एक क्वेश्चन चल रहा है कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। एक बच्चा उसमें आंसर लिखेगा कि एज पर सेक्शन 17 फ्रॉड हैज बीन डन, सो फॉर फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एज पर सेक्शन 19। तुम लिखोगे फ्रॉड हैज बीन डन एज पर सेक्शन 17, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19, एंड सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, any benefit which has been taken from the person who was put into fraud will have to be restored under section 64। तुम्हारे आंसर में चांद चांद लग जाएंगे, समझ में? ऐसे मल्टीपल सेक्शंस यूज किए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि सेक्शन 64 क्या बोलता है? सेक्शन 64 बोलता है कि अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया तो जो भी उन लोगों ने एक दूसरे से लिया है वो उनको लौटाना पड़ेगा वापस, दे विल हैव टू रिटर्न इट बैक। 64 वॉइडेबल के बारे में बात करता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में स्पाइडर वेब बनना चाहिए, कहाँ कहाँ ये लग सकता है 64। वो जो पौनी का राइट है ना, पौनी में है ना कि जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स में अगर उसने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स लिए और उसको उसने प्लेज कर दिया तो उसमें भी ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर भी ये लग सकता है। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स में जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को बेचते हैं वेज, VEG, वहां पर भी ये लग सकता है। फ्री कंसेंट के सारे पॉइंटर्स में जहां पर भी वॉइडेबल होता है वहां पर ये लग सकता है। दिमाग भाई देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, लॉ की स्पेलिंग एल से क्यों शुरू होती है, कभी सोचा है तुमने? कोई और ऐसा सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे पूरे करिकुलम में जिसकी स्पेलिंग एल से शुरू होती हो, क्योंकि लॉ में लव है, मोहब्बत है, एक इश्क है, ठीक है। सब्जेक्ट में एक मोहब्बत है, एक इश्क है भाई। एल फॉर लॉ, एल फॉर लव, एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लर्निंग, मोहब्बत है लॉ में, समझ में आया? अगर आप ढंग से पढ़ो तो इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा सागर है और मजा आएगा तुमको करने में, पर प्रोवाइडेड है ढंग से करो। घंटा भर बच्चे डर जाएंगे, बार बार मत पूछ। अच्छा, उसके बाद आया सेक्शन नंबर 65, रिस्टोरेशन अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ आपने अक्वायर किया है तो वो भी रिटर्न करना होगा, जैसा 64 है वैसा 65 है। याद रखना, उल्टा मत कर देना, मैं याद करवाता हूं। किसकी स्पेलिंग बड़ी है? लॉ की, वॉइडेबल की कि वॉइड की? वॉइडेबल की स्पेलिंग बड़ी है, तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई से पहले आता है, तो इसलिए 64 वॉइडेबल है, वो पहले आया है, और 65 वॉइड है, वो बाद में आया है क्योंकि उसकी स्पेलिंग छोटी है, ठीक है। तो 65 इज वॉइड, 64 इज वॉइडेबल, दैट इज हाउ यू रिमेंबर। फिर आया सर 66। देखो सर, आपको मैंने उस दिन ऑफर पढ़ाया था, हमने क्या बोला था? ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। फिर पढ़ाया एक्सेप्टेंस, बोला एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड।
फिर पढ़ाया परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस में लिखा नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, फिर पढ़ाया रिवोकेशन, रिवोकेशन में बताया इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। तो भाई आज तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो तो वो भी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो 66 बेसिकली बताता है कम्युनिकेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ रिसेशन। सर पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आप नई गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हो तो पुरानी गर्लफ्रेंड को बताओगे तो कि ए सनम खाली है कसम, नाता हो गया है रिश्ता पूरा पुराना, चल चुका हूं मैं नए दौर सुहाना। ठीक है, तो भैया बताना तो पड़ेगा ना, तो रिसेशन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 67, ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही मल्टीपल टाइम्स आया है। आप ये आज की क्लास में ये दूसरी बार आ रहा है। अगर प्रॉमिसी आपको फैसिलिटी देने में चूक जाता है, अगर प्रॉमिसी आपको फैसिलिटी देने में चूक जाता है, हाँ दिव्यांशी जैन, अगर प्रॉमिसर आपको फैसिलिटी देने से चूक जाता है, ठीक है, लेट्स से कैसी इंटीरियर डिजाइनिंग करनी थी तो उसके लिए तो तुमको इंटीरियर डिजाइनर को घर आने देना होगा ना। तुम आजकल 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 कर रहे हो, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में क्या आपने रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसको चेक करने के लिए? नहीं सर। तो क्या आप उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आपने उसको रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दी। तो अगर प्रॉमिसरी फेल्स टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटी, द प्रॉमिसर इज डिस्चार्ज्ड। द प्रॉमिसी इज डिस्चार्ज। अब हम लोग लास्ट पॉइंट में आ गए, इसके बाद होगा बीरिएक। लास्ट पॉइंट में आ गए, एकदम आखिरी में, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होने का मतलब है तुम भी फ्री हम भी फ्री, कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तुम भी फ्री हम भी फ्री। तो अभी देखना कुछ कुछ टर्म्स आपको ऐसे दिखेंगे जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें 9 पॉइंट हैं जिसमें से 6 पॉइंट अभी पीछे पढ़ा के आए। पहला, डिस्चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो। या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस पूरा कर दिया, पूरा निभा दिया, या तो कोशिश किया हुआ नहीं। हाँ प्रॉमिसर होना चाहिए, कोशिश किया हुआ नहीं। तो परफॉर्मेंस या तो एक्चुअल होगी या तो अटेम्प्टेड होगी, पर दोनों ही केस में मैं डिस्चार्ज तो हो ही जाऊंगा ना। मैं गया एग्जाम देने, आईसीआई ने एग्जाम नहीं लिया, मैं डिस्चार्ज हो गया, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज मीन्स पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज इज पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आया सर म्यूचुअल अग्रीमेंट। म्यूचुअल अग्रीमेंट कौन से सेक्शन में आता है? अरे सेक्शन 62 अभी जो पढ़ के आए हो। नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, ये तो तुम म्यूचुअली करते हो ना। नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन तो तुम म्यूचुअली करते हो। अब मैंने और अनअकैडमी ने अपने टर्म्स चेंज किए तो म्यूचुअली किया ना, ऐसा थोड़ी ना मैंने पेन से काट के ऊपर साइन करके दे दिया उनको, बातचीत करके किया ना। नेक्स्ट आया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर व्हाट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? व्हाट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट निभाना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट निभाना ही पॉसिबल नहीं है, द इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट निभा पाना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा सरकमस्टेंस है जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को निभा नहीं पा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या डिस्चार्ज कैसे हुआ यार? अभी तो तनु भारद्वाज जी पीछे बताया था यार। नोवेशन हुआ तो पुराने टर्म से, पुराने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए। रिसेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो डिस्चार्ज हो गए। ऑल्टरेशन हुआ तो पुराने वाले टर्म से तो डिस्चार्ज हो गए ना, कि 6 महीने का अब लॉक इन नहीं करना पड़ेगा। क्या सुनते हो भाई क्लास में बैठ के तुम? मैम की आवाज सुन रहे थे, मैम की आवाज बड़ी क्यूट है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैम को जो करना था वो कर रही है जिंदगी में, बेवकूफ। आइए नेक्स्ट, अब बात आई इम्पॉसिबिलिटी की। इम्पॉसिबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल, एक होती है सुपरवीनिंग।
इनिशियल मतलब जो फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है, अनफॉरसीन मतलब जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो फर्स्ट डे से इम्पॉसिबल है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो उसमें तो हम डिस्चार्ज हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सुपरवीनिंग, अगर कोई चीज पहले वैलिड थी लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो गई। सर एग्जाम्पल, लॉ चेंज हो गया, पहले लिकर बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब पड़ती है, हमने लाइसेंस नहीं लिया, मेरा बिजनेस इलीगल हो गया, बंद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, सेक्शन 7 और 8 गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 7 और 8 होगा, गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए। जब सामान ही नहीं है तो क्या बेचोगे, इज्जत। तीसरा, एलियन एनिमी, अगर आपके एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो वैसे भी इम्पॉसिबल बाय लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर आपका जो डेट है वो टाइम बार्ड हो गया तो आप उसको लीगली रिकवर कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका तो टाइम ही खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिस आदमी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो आदमी ही मर गया, प्रॉमिसरी खत्म हो गया और पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था, तुमने बोला मेरे को पढ़ाने के लिए, मैं ही खत्म हो गया तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन एक गंदा तरीका भी होता है, डर्टी वे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का। डर्टी वे क्या होता है, ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड डर्टी वे। और डर्टी वे में यूनिट नंबर 6 में आपको भरपाई करनी होती, जो हम लोग ब्रेक के बाद देखेंगे। फिर आता है रेमिशन, अभी पीछे पढ़ाया, रेमिशन मतलब प्रॉमिसी माफ कर दे रहा है। और अभी आया 67, वो भी पीछे पढ़ाया, रीजनेबल फैसिलिटी देने में प्रॉमिसी चूक जाता है तो प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाता है। मैं सिर्फ ये 9 वाला पॉइंट नया है तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। ये एक घर है, ठीक है। ये घर मैंने पहले रेंट पर लिया, मैंने रेंटल अग्रीमेंट बनाया 11 महीने का, 11 मंथ्स का। 5 महीना बाद मैंने ये घर बाय कर लिया। पहले मेरा टेनेंट का राइट था, टेनेंट का राइट था, आज मेरा ओनर का राइट है। तो मेरा ओनर का राइट बड़ा हो जाएगा और टेनेंट का राइट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मेरा सुपीरियर राइट है, ये मेरे इंफीरियर राइट को खा जाएगा। जैसे जब आप फोन में कोई फाइल डालते हो और उसका फाइल का नाम पुराने वाले फाइल से सेम होता है तो कंप्यूटर आपको पूछता है ना, रिप्लेस द ओल्ड फाइल, ऐड अ न्यू फाइल पूछता है ना। तो अगर मेरे हायर राइट हो गए किसी कॉन्ट्रैक्ट में ओनर के, तो मेरे दूसरे जो राइट है वो कम हो जाएंगे। अगर मेरे हायर राइट हो गए ओनर के, अगर मैं मालिक बन गया, तो अगर मेरे मालिकाना राइट आ गए तो फिर जो मेरे जो छोटे वाले राइट हैं जैसे टेनेंट के, वो तो नीचे बैठ जाएंगे ना। एंड विद दिस यूनिट 4 इज ओवर, यूनिट 4 इज ओवर। आपको एक बार दिखा दें कि यूनिट 6 कितना है जिससे आप डरे ना। यूनिट 6 बेटा 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा, 4 बक्सा, 5